लिखिए तो एक क्वेश्चन लिखिए, फिर आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर बताइए, 4 होगा ना? 4 होगा या 5 होगा? लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। लिखेंगे 196 ग्राम H2SO4 तथा 180 ग्राम जल एक विलियन में उपस्थित है। एक विलियन में उपस्थित है। पूर्ण विराम के बाद विलियन में H2SO4 तथा जल का मूल प्रभाज क्या होगा? इसका यदि हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमको दोनों का पहले मोल चाहिए। 196 ग्राम H2SO4 दिया हुआ है। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है। 196 में 98 से भाग दे देंगे, कितना मोल आ जाएगा? 2 मोल। जल है 180 ग्राम। 180 ग्राम जल, जल का मतलब कौन सा फॉर्मूला क्या होगा? H2O। इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। 118 बटा 180 बटा 18 कितना मोल हो जाएगा? 10 मोल। अब बताइए टोटल मोल कितना हो जाएगा? टोटल मोल हो जाएगा 2 प्लस 10 बराबर 12। आप याद कीजिए, ट्रिक बताया गया था, जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल को ऊपर लिखते हैं और टोटल मोल को नीचे। दोनों का मोल प्रभाज इसी तरह से निकल जाएगा। जैसे हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, इसी को ना पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। H2O का मोल प्रभाज। H2SO4 का मोल कितना, अपना मोल कितना है? 2। अपना मोल 2 है, टोटल मोल है 12। ये हो जाएगा 2/12 यानी 1/6। और यदि H2O का मोल प्रभाज निकालेंगे तो 10/12 यानी ये कितना हो जाएगा? 5/6। इस तरह से एक आंसर आ गया 5/6 और एक आंसर आ गया 1/6। उतार लेंगे। तो यह वह न्यूमेरिकल है जो पिछले क्लास पर आधारित था। अब आगे का टॉपिक, आज के आगे का टॉपिक अब थ्योरेटिकल होगा। कल जितना पढ़ाए थे उतना में कुछ याद करने के लायक बात नहीं था, क्योंकि बहुत कम पढ़ाया हुआ था। पिछला क्लास इंट्रोडक्शन क्लास था तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई थी। अब आज के बाद जितना भी आप पढ़िएगा, जितना भी आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा, हर हाल में वो याद रहना चाहिए। अगला दिन जब हम आएंगे तो सुनेंगे। आज नहीं सुने हैं क्योंकि लिखा हुआ ही नहीं था तो सुनते गए। और याद सिर्फ आपको इसी कॉपी से करना है, बाद बाकी कहीं से कुछ नहीं याद करना है। जितना लिखाया जा रहा है उसको आप बस रटिए, वह हर चीज़ आ जाएगा इसमें जो आपको ज़रूरी है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पहले आप सुनिए क्वेश्चन। आप याद कीजिए, जब आप सारा मात्रक वगैरह पढ़ लिए थे तब आप पढ़े थे अनुसंख्य गुणधर्म, याद है? अनुसंख्य, विलियन के अनुसंख्य गुणधर्म से आप क्या समझते हैं? वहां पर आपको बताया गया था कि अनुसंख्य गुणधर्म तनु विलियन का ऐसा गुण है जो सिर्फ और सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, बाद बाकी किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता है। विलय के कण का आकार छोटा है बड़ा है नहीं करता है इस पर निर्भर। विलय के कण पर धन आवेश है ऋण आवेश है नहीं करता है इस पर निर्भर। ओवरऑल ये कहें कि विलय के कणों की प्रकृति पर वो बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, वह सिर्फ निर्भर करता है विलय के कण की संख्या पर।
अच्छा, विलय का कण जितना ज्यादा होगा अनुसंख्य गुणधर्म उतना ज्यादा होगा, विलय का कण जितना कम होगा अनुसंख्य गुणधर्म उतना ही कम होगा। और यह भी याद कीजिए कि यह 4 प्रकार का हुआ था। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुसंख्य गुणधर्म से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखिए क्वेश्चन। जो लिख नहीं सकते ऐसे अपने से तो वो बोर्ड देखेंगे, ऐसे अपने से लिखिए, हम लिखाते हैं। अनुसंख्य गुणधर्म से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरा कर लिए, लिखिए आंसर लिखिए। आप देख के भी लिख सकते हैं, सुन के भी लिख सकते हैं, जो बोल रहे हैं वही यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, 6 से 7 में ये पढ़ाई हुआ है इसीलिए। लिखेंगे तनु विलियन का वह गुण, तनु विलियन का वह गुण जो सिर्फ, तनु विलियन का वह गुण जो सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, जो सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे उसे अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। उसे अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अनुसंग गुणधर्म किस चीज पर निर्भर करता है वो पहले लिखिए, किस चीज पर निर्भर नहीं करता है, विलय के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसी में आकार भी आ जाता है, आवेश भी आ जाता है, सब आ जाता है। लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, अनुसंख्य गुणधर्म विलय के कणों की प्रकृति पर, अनुसंख्य गुणधर्म विलय के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, विलय के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। नीचे वाले लाइन में लिखिए, यह 4 प्रकार का होता है। यह 4 प्रकार का होता है। नंबर 1, रोमन में 1 2 3 4 करके लिखेंगे। नंबर 1 लिखिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा नंबर लिखेंगे, क्वथनांक उन्नयन। तीसरा नंबर हिमांक अवनमन। और चौथा नंबर परासरण दाब। इसका सब्जेक्टिव थ्योरी 4 दिन चलेगा। आज दूसरा क्लास है, तीसरा चौथा में सब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। इसके बाद 2 क्लास लगेगा इसके ऑब्जेक्टिव को करने में।
ऑब्जेक्टिव करने से पहले मैक्सिमम लोगों को ऑब्जेक्टिव का सेट मिला हुआ है। किनके किनके पास है ऑब्जेक्टिव वाला सेट? जिनके पास है वो सभी आदमी कल सेट लेते आइएगा, और जिनके पास नहीं है कल पूछेंगे, हाथ खड़ा कीजिएगा। जितने लोगों के पास नहीं है प्रिंट निकाल देगा, ऑफिस से जाके ले लीजिएगा, फ्री में नहीं। उसका जो पर पेज रुपया लेगा वो 4-5 जो भी है। कितना में लिए थे उस पर? 5 में? 10 में नहीं मिला होगा, झूठ नहीं बोलो। 5 मिला होगा तो 5 में ही मिलेगा, वो ले लीजिएगा। और जो जो आदमी संपापड़ी खा गए होंगे, नहीं, जैसे 1 साल पहले मिला मान लो, तो कितना रखेगा उसको समेट के? यदि संपापड़ी खा गए हो तो दोबारा फिर से ले लीजिएगा, उसकी ज़रूरत है। हालांकि आप याद कीजिए, शुरू में हम बोले थे ना कि क्रैश कोर्स में इसका जरूरत पड़ेगा, संभाल के रखिएगा इसको। यदि आप फेंक दिए होंगे तो वापस जानिए, दोबारा लीजिए फिर। ए, तो वो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन सब ले लेना, तो कल तुम सबको सेट दिख जाएगा। उसके बाद क्या करना, जैसे इधर हम लॉन्ग टाइप कर रहे हैं, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, उससे पहले तुम सॉल्व करने का प्रयास करना। अपने से सॉल्व हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो भी अच्छा। एक एक क्वेश्चन हम खुद सॉल्व करेंगे दोबारा फिर से रिवीजन करवा के, किस ट्रिक पर आप किस चीज़ को कैसे याद रख सकते हैं, उस सब बात को हम एक एक करके बतलाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। कल सभी लोग क्वेश्चन लेते आइएगा, बाद में कि हम गिनती ले लेंगे कितने लोगों को लेना है, उस हिसाब से फिर प्रिंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाष्प दाब के, हाँ एक मिनट सुनिए पहले। ये अनुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार का हुआ? 4 प्रकार का। और ये चारों प्रकार क्वेश्चन है, चारों प्रकार जो है ये, इस 4 प्रकार में 100% गारंटी है एक क्वेश्चन रहेगा जरूर, चाहे जिस रूप में रहे। तो इस चारों को 4 अलग अलग क्वेश्चन के रूप में लिखना पड़ेगा। यानी अभी तक आप 5 क्वेश्चन लिखे हैं ना, अगला 4 क्वेश्चन जो होगा यही चारों है। वास्तव के अपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए राउल्ट का नियम क्या है? क्वथनांक अवनमन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए राउल्ट का नियम क्या है? ईमांक अवनमन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए राउल्ट का नियम क्या है? परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, वन टॉप का क्या नियम है? इसमें राउल्ट ने अपना नियम नहीं दिया था। तो लिखेंगे क्वेश्चन। अच्छा, कॉपी में जो लिखे हैं उसमें और अब जो लिखाएंगे इसमें देखो कितना का अंतर है। लिखेंगे वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए राउल्ट का नियम क्या है? इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन का आंसर करें, इससे पीछे जो आप पढ़े थे उसको बस रिवाइज करवा देते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है। आप याद कीजिए, आपको बताया गया था कि हर एक द्रव का अपना कुछ ना कुछ वाष्प दाब होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक द्रव वाष्पीकृत होता है, कोई अधिक वाष्पीकृत होता है और कोई कम। जैसे फर्श पर आप पेट्रोल छीट दीजिए और उसी फर्श पर एक तरफ पानी छीट दीजिए, कौन पहले उड़ेगा? पेट्रोल। जो ज्यादा उड़ता है हम कहेंगे उसका वाष्प दाब ज्यादा है, जो कम उड़ता है उसका कहेंगे वाष्प दाब कम है। जब किसी द्रव में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तब आप याद कीजिए वाष्प दाब घट जाया करता था, और याद है क्वथनांक बढ़ जाया करता था। नहीं पढ़ाए थे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक? जैसे पानी को तुम फर्श पर छीट दो जल्दी उड़ जाएगा, लेकिन शरबत बनाकर छीटो तब जल्दी नहीं उड़ेगा। ये तो प्रैक्टिकली आप देखे होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी अवाष्पशील विलय जब आप पानी में या किसी विलायक में मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, उसके उड़ने की टेंडेंसी घट जाती है, कम हो जाती है। तो ये सब बात आपको बताया गया था। अब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जब आप कॉपी में लिखे होंगे तो वहां पर आप परिभाषा लिखे होंगे इसमें कि वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध द्रव के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यदि आप इतना बात लिखिएगा ना तो आपको आधे नंबर देगा। कॉपी में इतने बात लिखा हुआ है, लेकिन इसका बाकी जो बात लिखा हुआ है वो इसके ऊपर लिखा हुआ है कॉपी में। वहां पर अलग अलग जहां पर जैसा जैसा टॉपिक आया उसके हिसाब से वो एडजस्ट करके हम समझाते चले गए, क्योंकि वहां पर थ्योरी चल रहा था। अभी हम प्रॉपर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो उसका तरीका क्या होगा जवाब देने का, इसको समझिए।
जो आप पढ़े थे पहले हम उस पर बात करते हैं। आप याद कीजिए, ये हुआ करता था पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, याद है? इसी को हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। पी नॉट को कहा जाता है शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, इसको कहा जाता है विलयन का वाष्प दाब। यही सब हम लोग पढ़े थे। इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर देखिए, सुनिए पहले इसका आंसर लिखा कैसे जाएगा, सुनिए पहले, समझिए। समझ लोगे ना तो लिख अपनों से लोगे। थोड़ा बहुत हो सकता है भाषा थोड़ा गड़बड़ हो, लेकिन लिख दोगे तुम। अभी तुरंत हम बोले कि जब किसी भी द्रव में तुम अवाष्पशील या अवरणशील विलय मिलाते हो तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। इसको हम लोग कहते हैं वाष्प दाब अवनमन। अवनमन का मतलब होता है घटना। और एक होता है उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। तो जब किसी शुद्ध द्रव में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो द्रव का वाष्प दाब घट जाता है, इसे हम वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। और फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध द्रव के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो ये हुआ इसका कंप्लीट डेकोरेटेड आंसर, कंप्लीट आंसर। वो बात लिखते तो एक लाइन में खत्म हो जाता है, इसको लिखेंगे तो 3 से 4 लाइन पकड़ लेगा। टॉपिक से संबंधित आप जितना ज़्यादा लाइन लिखेंगे आपका आंसर उतना बेहतरीन होता चला जाएगा। लेकिन इस फेरा में बिना मतलब का फालतू फालतू कुछ घुसा दें, ये भी उचित नहीं है। मतलब ना कम लिखना है ना ज़्यादा लिखना है, परफेक्शन होना चाहिए आंसर में। लिखिए, बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, हम लिखा भी नहीं, लिखिए। जब किसी शुद्ध द्रव में जब किसी शुद्ध द्रव में अवाष्पशील विलय, अच्छा ये अवाष्पशील विलय क्या होता है? जैसे पानी में आप चीनी मिला दीजिए और उसको उड़ाइए गर्म करके, तो पानी उड़ जाएगा लेकिन चीनी नहीं उड़ेगा। लेकिन पानी में आप एल्कोहल मिला दीजिए और फिर उसको उड़ाइए, पानी भी उड़ेगा, एल्कोहल भी उड़ेगा। तो एल्कोहल हो गया उड़नशील विलय और चीनी हो गया अउड़नशील विलय। जो उड़ता नहीं है, जो विलय उड़ के भागे नहीं, वो अउड़नशील, जो भाग जाए वो उड़नशील या अवाष्पशील, वाष्पशील भी इसको बोलते हैं। लिखिए, जब किसी शुद्ध द्रव में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो द्रव का वाष्प दाब घट जाता है। तो द्रव का वाष्प दाब घट जाता है। इसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। इसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। देखो, तुमको परिभाषा किसका लिखना था? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। लिखा तुम किसके बारे में? वाष्प दाब अवनमन के बारे में। लेकिन वाष्प दाब अवनमन से संबंधित ही ना उसका परिभाषा है। तो अब हम क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे। और पैराग्राफ चेंज करके अब वो लिखेंगे जो आप वहां लिखे थे। वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध द्रव के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। लिखिए, वाष्प दाब अवनमन, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध द्रव के वाष्प दाब के अनुपात को अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। कल आई थी तुम? कल आई थे? तुम कल आए थे? दोनों कॉपी लेके इधर आओ। चलो इधर आप। आई रे? अरे आओ ना, पीटेंगे नहीं, आओ ना कुछ बताएंगे। आई कि हम आए? हम ही आए। हम आएंगे तब लाठी के साथ आएंगे। है ना?
हाँ लजाते क्या है, गलती हुआ है तो उसको सुधारा जाएगा। चलो इधर आओ। देखो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है, जिस तरह की गलती ये लोग की है। इसमें कोई बहुत बड़ा गलती नहीं है, लेकिन गलती है, ये तरीका एकदम गलत है। क्या गलती है बताइए तो। हमने कहा पैराग्राफ छोड़िए, इन्होंने लाइन ही छोड़ दिया। ये हमसे एक कदम आगे हैं। पैराग्राफ छोड़ने का कतई मतलब नहीं होता है कि आप लाइन छोड़िए। जिस लाइन में लिख रहे थे उसके ठीक नीचे वाले लाइन में लिखना है, और उस लाइन में थोड़ा जगह छोड़ के लिखना है, ऐसा ना कहा गया था। तो समझ में आया कि आगे से क्या करना है। कहाँ से लिखना था बताओ, तुम बताओ पहले कहाँ से लिखना था। अरे तुम बदर सुन रहे क्या, अरे अरे कहाँ से लिखेगी बताओ। हाँ यही, ये जो था ना ठीक इसके ऊपर से लिखना था, ये लाइन नहीं छोड़ना था। अब आगे से ही सब कोई गलती कीजिएगा तब समझाएंगे नहीं, एक बार दो बार हो गया ना, तीसरा बार तक समझा देंगे, उसके बाद पीट देंगे। रेगुलर क्लास रहता तो नहीं बुलाते, इसमें बुलाना मजबूरी है, क्योंकि अब भी नहीं संभलिएगा तो कब संभलिएगा। हो गया लिखा हुआ। अब देखो, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, आर एल वीपी से। तो आर एल वीपी बराबर हो गया डेल्टा पी बाई पी नॉट। डेल्टा पी है वाष्पदाब अवनमन और पी नॉट है शुद्ध द्रव का वाष्पदाब। और डेल्टा पी को ही हम लोग पी नॉट माइनस पी एस कहते हैं, शुद्ध द्रव का वाष्पदाब माइनस विलयन का वाष्पदाब। तो आर एल वी पी बराबर फाइनली हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, जहां पर पी नॉट शुद्ध द्रव का वाष्पदाब है और पी एस विलयन का वाष्पदाब है। यहां तक जैसे ही आप लिखते हैं इस क्वेश्चन के एक पार्ट का आंसर समाप्त हो जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन दो पार्ट में है। पहला पार्ट था कि वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है कि वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम क्या है। तो जब हम इसका दूसरा पार्ट लिखेंगे तो यहां पर एक लाइन जरूर छोड़ेंगे, क्योंकि हम दूसरे सेकेंडरी पार्ट में इंटर कर रहे हैं, और उस जगह पर हम स्टार लगा के लिखें, मतलब एक हेडिंग के रूप में लिखे हैं वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। अब नियम के लिए जो स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट लिखाएगा, फिर उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट बनेगा, फाइनल इक्वेशन पर ले जाके उसको छोड़ेंगे, जहां पर इक्वेशन में जो जो चीज़ आया है उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। यही आंसर होता है। इसको लिखिए तो पूरा। जिस समय तुमसे हम पूछताछ करेंगे तुम्हारा कॉपी भी चेक करेंगे, कॉपी थोड़ा ढंग से लिखना, बोल रहे हैं बार बार, कोई धरफड़ी नहीं है, लेकिन कॉपी ढंग का बना हुआ होना चाहिए, उस तरह का बना हुआ होना चाहिए जैसा कि आप टेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में जब लिखेंगे वो हो। अब हर एक चीज में सुधार होगा। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए वाष्पदाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। यहाँ पर जो क्वेश्चन अभी आप लिखे हैं यह क्वेश्चन शॉर्ट टाइप नहीं है, यह क्वेश्चन लॉन्ग टाइप हो गया। इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि दो दो क्वेश्चन को अटैच कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन तीन तरह से आ सकता है, आपको आपसे पूछा जाएगा वाष्पदाब के अपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर।
नहीं तो क्वेश्चन पूछा जाएगा राल्ट के वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन का नियम क्या है, ये 2 नंबर पूछा जाएगा। और यदि दोनों को कंबाइंड फॉर्मेट में पूछ दिया तो ये तीसरा टाइप क्वेश्चन बनेगा, और तब ये कितना नंबर में चला जाएगा, 5 नंबर में। तो क्वेश्चन जैसा पूछेगा उस तरह से जवाब देना है। ऐसा नहीं है कि पूछ दिया वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, यहाँ तक लिखने के बाद फिर अपने मन से हेडिंग डाल दिए वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए फलना का नियम है, चिलना लिख दिए। क्वेश्चन जितना कहे सिर्फ उतना ही करना है। ज़्यादा एडवांस बनिएगा तो समझ लेता है सामने वाला कि आप चीटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि जितना पूछा गया उतना ना बोलिएगा, जो पूछा नहीं गया उसके बारे में आप काहे डिस्कस कर रहे हैं। डिसिप्लिन तो ये भी कहता है कि जो कहा गया बस उतना कीजिए, उससे ना ज़्यादा, उससे ना कम करना है और ना ही ज़्यादा करना है। हेडिंग हेडिंग हो गया क्या? बताइए नियम क्या था इसका। यही नियम दिया था ना कि जब किसी द्रव में आप अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तब वाष्प पदार्थ का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वह विलय के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, नहीं बराबर होता है। समानुपाती वाला तो बात था क्वथनांक उन्नयन में और हिमांक अवनमन में, परासरण दाब में भी। तो लिखिए तो, देखो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हैं स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। एक चैप्टर यहाँ बढ़िया से तैयार कर लो सॉल्यूशन, तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा के बनाओ, और उसमें कुछ एडिशनल ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलेगा, सब्जेक्टिव में तो कुछ अतिरिक्त नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में तनी मनी एक आध को मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नॉर्मली ऐसे हो जाएगा। तुम देखो बना के बनेगा सब तुमसे। मेहनत तो करना पड़ेगा इस 2 मंथ में। आज 10 वो छौंकी हम काटेंगे बांस का बढ़िया से जाके, और लाठी से नहीं मारेंगे, लाठी से हाथ पैर टूट जाएगा, समझता है, फिर एग्जाम कैसे देगा। पिटाई ऐसा लगेगा जो लहरे लहरा मारे, जैसे रात में पढ़ने के लिए बैठे, आहा लहर रहा है, याद कर लेना है, इस तरह का होना चाहिए। डिस्प्रेशन में नहीं जाना है, नहीं रे। डिस्प्रेशन नहीं बोलता है, डिस्पेंशन बोलता है वो रील में। और डिप्रेशन, अच्छा डिप्रेशन होता है। तो इतना रील देखते हैं फिर भी नहीं समझे कि हम क्या बोल रहे थे। हमको बुझना ही नहीं आ रहा था डिप्रेशन होता है। हो गया लिखा हुआ। अब अगला क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर बताइए। लिखिए तो, लिखिए क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक उन्नयन, अच्छा एक मिनट रुकिए, तो पी नोट पी एस लिख दिए हैं ना पीछे आप, मतलब ठीक है। लिखेंगे क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। इसके लिए राउल्ट के नियम को लिखें। क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, या क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वथनांक उन्नयन क्या है, इसके लिए राउल्ट के नियम को लिखें। अब एक बार फिर हम आपको यहाँ पर रोकेंगे, क्योंकि आप जो पढ़े हैं उसमें और जो लिखेंगे उसमें बहुत अंतर है। पढ़े क्या है वो सुनिए पहले। तो रुक रहे हैं बताना, सुनिए।
आप याद करो कि जब किसी भी द्रव में आप अवाष्पशील विलय मिलाते थे तो द्रव का वाष्प दाब घट जाता था और क्वथनांक बढ़ जाता था। जैसे पानी को यदि आप बॉईल करेंगे तो 100 डिग्री सी पर उबल जाएगा, लेकिन उसी पानी में चीनी मिलाकर बॉईल करोगे तो हो सकता है कि 105 पर उबले या 110 पर उबले। जितना ज्यादा चीनी मिलाइएगा उसका क्वथनांक उतना ही बढ़ बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, वाष्पदाब घट जाता है। बढ़ना को कहते हैं उन्नयन और घटना को कहते हैं अवनमन। यहाँ पर क्वथनांक उन्नयन है। तो शुद्ध द्रव के क्वथनांक को हम लोग टी नॉट बी से सूचित करते थे और विलयन के क्वथनांक को टीबी से सूचित करते थे, याद है? तो वहां पर हम लोग लिखे थे टीबी माइनस टी नॉट बी। और परिभाषा में आप देखिएगा, मेन कॉपी में लिखा हुआ होगा, विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। यही एग्जैक्ट यही लिखा हुआ होगा। यदि आप ये लिख दीजिएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा, वहां पर आप बात को पूरा किए नहीं। तो यहाँ पर एक प्रॉपर भाषा देनी होगी कि जब किसी द्रव में या किसी विलायक में अवरणशील विलय मिलाया जाता है तो द्रव का वाष्पदाब घट जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए क्वथनांक को हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे एक और तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, और दूसरा परिभाषा वो क्या था? विलयन के क्वथनांक तथा शुद्ध विलय के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी द्वारा सूचित किया जाता है, और फिर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी। जहां पर टीबी क्या है, टी नॉट बी क्या है, ये आपको लिखना पड़ेगा। और फिर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा, क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम। नियम क्या था? क्वथनांक उन्नयन विलयन की मोललता का सीधा समानुपाती होता है। फिर उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जहां एक्सप्रेशन खत्म होगा वहां पर क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन को डेकोरेट कुछ इसी तरह से करना होता है। अब इसमें यदि आप एक लाइन लिख देंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर देके छोड़ देगा क्योंकि आप बात को पूरा नहीं किए। क्वेश्चन जब पूछता है ना तो उसका भूमिका बांधते हुए टोटल आंसर तक पहुंचना होता है। सीधे टू दी पॉइंट लिखने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन लिखा हुआ हो गया है? लिखिए तो। जब किसी शुद्ध द्रव में जब किसी शुद्ध द्रव में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है जब किसी शुद्ध द्रव में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो द्रव का वाष्पदाब घट जाता है। तो द्रव का वाष्पदाब घट जाता है जबकि क्वथनांक बढ़ जाता है। द्रव का वाष्पदाब घट जाता है जबकि क्वथनांक बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए क्वथनांक को इस बढ़े हुए क्वथनांक को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इस बढ़े हुए क्वथनांक को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इस बढ़े हुए क्वथनांक को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसी लाइन में लिखिएगा, इसे निम्न तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है। इसे निम्न तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है। इसे निम्न तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है। अब देखो, तुम एक परिभाषा ऑलरेडी लिख दिए हो, वह समझाने वाला परिभाषा है, और ये जो परिभाषा अब लिख रहे हो यह वह परिभाषा है जो तुमको मैथमेटिकल इक्वेशन देगा। तो इसको पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज करना, लाइन नहीं छोड़ना है। जहां अगला लाइन में लिखिए, विलियन के क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक
विलयन के क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। जो लोग खुद से नहीं लिख पाते हैं या किसी वर्ड में दिक्कत होता है, बोर्ड जरूर देखिए, सब लिखा हुआ है यहाँ। क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। फिर नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसे किस चीज से सूचित करते हैं? डेल्टा टीबी। लिखिए, इसे डेल्टा टीबी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे डेल्टा टीबी द्वारा सूचित किया जाता है। तो जो परिभाषा आप लिखे थे उसमें यही ना है, अतः डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी, जहां पर टीबी विलयन का क्वथनांक और टी नॉट बी शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो यहाँ पर क्वेश्चन का एक पार्ट समाप्त होता है, फिर दूसरा पार्ट स्टार्ट हुआ, क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम, तो हम उसको स्टार लगा के लिख दिए। हमारे पास डिफरेंट कलर था तो हम उसका यूज कर दिए, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अंडरलाइन कर देंगे उसको। अभी न है 3-3 कलर, एग्जाम में भी ललके पेन से चला देना, लिख देना। फिर अगला साल 1 फरवरी से बैच स्टार्ट होगा, 4,000 फीस रहेगा, तुम अपना है तो तुमको 500 डिस्काउंट करेंगे, एडमिशन करवा लेना। चट्टा है कहीं का। हाँ, ब्लैक ब्लू यूज कर सकते हैं। पता है 3 कलर है, 3 कलर में तो ब्लैक ब्लू के बाद ग्रीने रेड पर ना पहुंचोगे। रेड और ग्रीन दोनों खतरे का निशान है। देखो, एक पढ़े लिखे लोगों में और एक मजदूर क्लास के लोगों में यही अंतर होता है। अंतर समझ में आया? क्या समझा? एक पढ़ा लिखा आदमी को समझ होता है जहां हम खड़े हैं वहां इन्वायरमेंट क्या है, जोर से बोलना है नहीं बोलना है, क्या करना है। लेकिन लेबर क्लास को नहीं समझ में आता है, उसको समझाना पड़ता है। और चूंकि क्लास ओवर होने पर है तो हम उचित नहीं समझते हैं समझाना। तो इसमें आप लोग को हंसना नहीं है, आप सिचुएशन को समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग समझदार कब बनिएगा? क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम। अब लिखिए, क्वथनांक उन्नयन विलयन की मोललता का सीधा समानुपाती होता है। बस इसको लिख के लास्ट कर देंगे, इसको थोड़ा जल्दी में लिखिए। हाँ, एक बात और, सुनो सुनो इधर। चूंकि ये क्वेश्चन साथ ही साथ आ गया, यहाँ 1 मिनट रुकिए, फिर फंसेंगे आप। चूंकि ये क्वेश्चन साथ ही साथ आ गया, इसीलिए हम एक बार फिर से नहीं लिखे कि जब किसी शुद्ध द्रव में ये मिला जाता है तो ये होता है, ऐसा कुछ लिखे, सीधे टू द पॉइंट लिख दिए। लेकिन यदि क्वेश्चन, मान लीजिए कि पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता, क्वेश्चन नंबर 7, मान लीजिए 7, अब पूछा जाता कि क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम क्या है, तो फिर आप यही लिख देते क्या? फिर आप ये लिखिएगा तो अधूरा माना जाएगा। क्या लिखेंगे? हम कहेंगे जब किसी शुद्ध द्रव में कोई अवरणशील विलय मिलाया जाता है तो क्वथनांक उन्नयन विलयन की मोललता का सीधा समानुपाती होता है। समझ रहे हैं कि किस तरह से डेकोरेट करना है, कहां पर? यहां पर हम इसलिए छोड़ दिए क्योंकि साथ ही साथ चल रहा है तो हम, अरे पहले तो लिख ही दिए हैं ना, यहां पर लिखा हुआ है ना, 2 तारीख यहां पर है ना, पहले से लिखा हुआ। तो उसी आंसर में चल रहे हैं तो हम बार बार ये थोड़ी लिखेंगे जब किसी शुद्ध द्रव में, जब किसी शुद्ध द्रव में, तो फिर गलत माना जाएगा। यही हम आपको कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। कितनों पढ़ लिए आंसर, क्वेश्चन क्या है उसका आंसर स्पेसिफिक वे में आप ही को देना है, और आप इतना मेच्योर बनिए कि आप उस काम को कर सकते हैं। तो हो गया लिखा हुआ क्या? लिख लीजिए इसको। विपरीत परिस्थिति को हैंडल करने के लिए आपको आना चाहिए, और पढ़ाई लिखाई ये चीज खूब सिखाता है।
इस बैच में चूंकि रिकॉर्डिंग होता है तो अब कोशिश करेंगे कि कल से हम आप ही के बैच में लिखें। सुबह वाले बैच में बोल के लिखा दिया करेंगे, आपके बैच में लिख के। आप लोग को भी लगता होगा उतरवा देते हैं, ऐसा भी सोचते हो क्या? पता है डेल्टा टीवी डायरेक्ट, नहीं नहीं, रे 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 एक मिनट। ये बताइए कि यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह है, ये हटेगा बराबर आएगा तो एक कांस्टेंट आएगा। याद करो, उसी को हम लोग केवी मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते थे। तो अगला इक्वेशन बनेगा डेल्टा टीवी बराबर केबी गुना एम, जहां पर केबी को क्या बोलेंगे? मोलल उन्नयन स्थिरांक। आप याद कीजिए, मोललिटी को हम मोल पर केजी कह सकते हैं। मोललिटी को एक और सूत्र से हम लोग सूचित करते थे, ए गुना 1000 बटे बी गुना एम, जहां पर ए विलय का भार ग्राम में, बी विलय का भार ग्राम में, और एम जो था वह विलय का मॉलिक्यूलर वेट था। तो यहां पर आके ये क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। तो इसको पूरा कर लीजिए। अरे ये लिखे, ये लिखे, अतः डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। इसको लिख लीजिए, और इसको लिखने के बाद आप नीचे लिखिए डेल्टा टीवी बराबर केवी गुना एम। ये बराबर आया है इसीलिए कांस्टेंट आया केवी। केवी क्या है? जहां नीचे में लिख देंगे, जहां केवी बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक। सब लिखा हुआ है बोर्ड पर। इसको यहां तक पूरा कीजिए। कितना क्वेश्चन हुआ अभी तक? 7। 7-8 क्वेश्चन और आएगा। 7-8 नहीं आएगा, अब उतना नहीं आएगा। जिस चैप्टर को पूरा खत्म होने में डिटेल में 1 महीना लगा था, उस चैप्टर को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लिखाते समझाते खत्म होने में मुश्किल से 6 से 7 दिन लगेगा। लेबर क्लास, तुम लोग भी कभी कभी हल्ला करते रहते हो, ये तुम लोग भी। अच्छा, एक चीज तो तुमको आज समझ में आया होगा कि तुम जब पढ़ रहा था, बाहर में कोई बोल रहा था, तुमको डिस्टर्ब हो रहा था। तो तुम लोग जब आते हो, इंग्लिश मीडियम मतलब पढ़ते रहता है, उसमें बाहर में काली माइक देख लिए देखेल, दुर्गा जी देख लिए देखेल, ये सब क्या चल रहा होता है? अभी कर रही थी सब लड़की लोग, हालांकि यहाँ नहीं पढ़ती है वो सब, उधर इंग्लिश पढ़ के निकली थी लगता है। बोलती है काली माई गलीर देखेल, कहाँ आयल रहे थे? काली माई का कालिए माई दर्शन देंगे, सबसे बड़ा बात तो यही है। इसका अगला क्वेश्चन अब यहाँ से आगे कल होगा। कल पूरा रट्टा मार के आइएगा, हड्डी तोड़ेंगे यदि याद नहीं रहा तो। 1-2 दिन हम माफ करेंगे, 1-2 दिन माफ किया जाएगा। उसके बाद या तो पेज पर लिखवा लेंगे, और नहीं तो बुखार छोड़ा देंगे। ऑफलाइन में जो लोग आते हैं, जो ऑनलाइन है वो ईमानदारी से याद कीजिए। आइए कल।